कि आपके यहाँ सारे कार्यों की वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार विकेंद्रीकृत स्तर पर, वनमंडल स्तर पर आपके डीएफओ का है। तो डीएफओ का सैंक्शन ऑर्डर आपके हाथ में होना चाहिए। फिर दरें, जो प्रचलित दरें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आखिरी के ये दो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, ये उतने आवश्यक नहीं है, लेकिन ये आपके पास होने चाहिए। मेरा ये मानना है आपके पास आवश्यक रूप से होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी आपके निर्माण कार्य को वन विभाग के अलावा तकनीकी विभाग, जो भारत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नियुक्त किया गया है, सेंट्रल तकनीकी सतर्कता विभाग, कुछ मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो कभी भी आपका जांच कर सकता है सीधे स्तर पर, और उसके आधार पर पहले 4 डॉक्यूमेंट आपके होना चाहिए, और उसके पश्चात रेट्स होना चाहिए, और निर्माण कार्य के संबंध में शासन वन विभाग द्वारा समय समय पर सर्कुलर जारी किए जाते रहते हैं। तो इस प्रकार के सर्कुलर आपके पास होने चाहिए। यह सर्कुलर आपको भविष्य में किसी भी परेशानी में नहीं पड़ने के लिए बहुत सहायता देंगे। अब निर्माण कार्य की प्रक्रिया क्या है वन विभाग में? निर्माण कार्य की जो प्रक्रिया वन विभाग में है वह थोड़ी दूसरे विभागों से अलग है। जैसे कि हमारे मुख्य निर्माण विभाग हैं पीडब्ल्यूडी एवं इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है पूरी ठेकेदार व्यवस्था पर आधारित है। ठेकेदार व्यवस्था क्या होती है? कोई भी इनके यहाँ, क्योंकि क्या है कि हर प्रत्येक निर्माण कार्य दूसरे निर्माण कार्य से भिन्न होता है। एक जगह इनको बांध बनाना है और दूसरी जगह बांध बनाना है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये पूरा एस्टीमेट बनाते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज पूरा निकालते हैं, पूरे टेक्निकल डाटा बनाते हैं, पूरे टेक्निकल मैप्स बनाते हैं, उसके आधार पर फिर बाजार में टेंडर करते हैं। बाजार से अर्थ है खुले बाजार में टेंडर करना। खुले बाजार में जो टेंडर होता है उसके आधार पर जो व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, यहाँ पर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जो सक्षम व्यक्ति जो निर्माण कार्य की क्षमता रखता हो, उसकी निर्माण कार्य की क्षमता हेतु सरकार कुछ मापदंड निर्धारित करती है। यदि वह उसको पूरा करता है तो वह उस कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले सकता है, और सारे कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर जो न्यूनतम दर देता है उस पर ही सरकार उसको टेंडर आवंटित करती है। और उसके बाद संबंधित विभाग का कार्य तकनीकी नियंत्रण का ही रह जाता है। तकनीकी नियंत्रण एवं भौतिक मापन करना और उसके पश्चात ठेकेदार को भुगतान करना। निर्माण कार्य की बेसिक प्रक्रिया से वो डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसा व्यवस्था नहीं है। वन विभाग निर्माण कार्य स्वयं पूरा करता है, स्वयं मजदूर एंगेज करता है। वहां पर मजदूर या जो भी टेक्निकल मजदूर रहते हैं या इंजीनियर जो रहते हैं प्राइवेट, वो ठेकेदार एंगेज करता है। यहाँ पर हम सारा कार्य खुद करते हैं, ठेके पे हम नहीं करते हैं। कहीं कहीं ऐसा आया है कि वन विभाग को बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ गई है, तो कुछ जगह विभाग द्वारा खुद ही टेंडर किया गया है या फिर तकनीकी विभाग पीडब्ल्यूडी इरिगेशन इत्यादि को दे दिया गया है कि भाई हमारे बस का काम ये नहीं है, तकनीकी दृष्टिकोण से इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मूल कार्य निर्माण नहीं है, तो हम उनको दे देते हैं। लेकिन 99% काम हम सारे, चूंकि छोटे होते हैं, स्वयं करते हैं। अब इन निर्माण कार्यों में क्या दर का उपयोग करें, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन का एक सर्कुलर है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक और कंस्ट्रक्शन के विभाग है जो आपका सड़क पर, जो आपका सड़क निर्माण, ग्रामीण सड़क निर्माण इत्यादि का कार्य करता है या ग्रामीण विकास का कार्य करता है, उसके एक दर रहती है जो कलेक्टर, संबंधित जिले का कलेक्टर अप्रूव करता है। उसी दर पर आपको निर्माण कार्य करना है, उसी विभाग की दरों का आपको उपयोग करना है। परंतु एक बात ध्यान रखें, यह जो निर्माण कार्य की दरें हैं ये अलग जिले में अलग अलग होती हैं। तो यह सही नहीं है कि आपने एक जिले की, उमरिया जिले की निर्माण दर ले ली और कल के दिन आपका मान लीजिए जबलपुर ट्रांसफर हो जाता है या वृत्त के अंदर दूसरे बीट में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि हो सकता है, और आप अपने पुराने दर लेके चले जाएं और काम करने लगे और पुरानी दरों का उपयोग करने लगे, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये आपका प्रक्रिया हमारे काम करने की है। अब निर्माण कार्य में आपको मान लीजिए एक जगह आपको स्टॉप डैम बनाने का या गोदाम बनाने का कार्य आ गया है। अब आपको रेंजर साहब ने बोला है कि भाई
जरा देख, क्यों रेंजर साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, आपको आपकी बीट में फॉरेस्ट गार्ड का नाका बनाना है या स्टॉप डैम कुछ भी निर्माण कार्य करना है, तो आपको क्या देखना चाहिए साइट सिलेक्शन से पहले? साइट सिलेक्शन से पहले यह देखें कि जो निर्माण कार्य के लिए आपको स्थल मिला है वह सड़क के पास होना चाहिए। सड़क के पास किस लिए होना चाहिए? क्योंकि आप नियंत्रण के लिए बार बार आप जाएंगे, रेंजर साहब जाएंगे, हो सकता है डीएफओ साहब भी आए, हो सकता है बड़े अधिकारी भी आए, तो वह रोड से एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि आप नियंत्रण कर सकें कि जिस जगह आपने निर्माण कार्य ले लिया है वहां पहुंचने में आपको 1 दिन लग रहा है आपकी बीट के अंतर्गत, तो उस वहां पर आप कार्य क्या देख पाएंगे। फिर दूसरा पर्पज नियर रोड का ये भी है कि आपकी निर्माण सामग्री भी पहुंच पाएगी, अन्यथा निर्माण सामग्री जो आप इतने इंटीरियर में पहुंचाएंगे उसके कारण उसका दर भी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको बैलेंसिंग भी करनी है। कई हमारे बीट गार्ड इतनी इंटीरियर में रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना कर दें हम कि हम उसका वो निर्माण कार्य ऐसी जगह कर दें कि रोड के पास हो और बेचारी की प्लेस ऑफ ड्यूटी वहां से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर हो। तो इस प्रकार की स्थिति में आपको बैलेंसिंग करनी है दोनों में कि निर्माण कार्य आसान भी हो जाए, लेकिन संबंधित व्यक्ति जो उस निर्माण कार्य का उपयोग करेगा उसके उपयोग की भी हो। फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वन विभाग में इस प्रकार की मैंने बहुत गलतियां देखी हैं बिजली की कनेक्शन की, कि हमने भवन का जगह तो सिलेक्ट कर ली और वहां पे काम भी चालू कर दिया, उसके बाद हमको क्योरिंग के लिए पानी की जरूरत है, पंपिंग की जरूरत है या रात में काम करने की जरूरत है, तो पता चला बिजली का कनेक्शन वहां पे है ही नहीं। तो दूसरी बात है कि मान लीजिए हमने नाके का निर्माण कर दिया और सोचा कि हम बिजली का कनेक्शन बाद में लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब भी हम बिजली का कनेक्शन मांगते हैं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो वो खंबे की कीमत भी आपसे जोड़ेंगे और कई बार विशेष परिस्थिति में तो ट्रांसफार्मर की भी कीमत आपसे मांगते हैं। तो हमारे आप खुद अपनी नौकरी में देंगे, कई भवन ऐसे हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है। तो निर्माण कार्य में स्थल चयन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप बिजली की कनेक्शन वहां पर होना चाहिए। अगेन आपको ये देखना है कि आपको बैलेंसिंग करनी है कि जिस व्यक्ति को आपको जिस जगह लोकेट करना है वहां से हम 20 किलोमीटर, क्योंकि बिजली वहां उपलब्ध है, वहां ना भेज दें। अगेन आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। नंबर 3 पॉइंट है वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी आपको सबसे ज्यादा लगेगी क्योरिंग के लिए आवश्यकता लगेगी, क्योंकि निर्माण कार्य में क्योरिंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको आपके प्रशिक्षण में कई बार बताया गया होगा। तो पानी आपको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि पूरे निर्माण अवधि में वहां पर पानी उपलब्ध रहे। फिर दूसरा नियर सिटी। अब नियर सिटी थोड़ा कैची वर्ड है। नियर सिटी में क्यों बोल रहा हूं? नियर सिटी में इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ हमारे कस्बे लेवल के शहर हैं। कस्बे लेवल के शहर में क्या होता है कि हमारी वन भूमि हमको निर्माण कार्य के लिए कहीं उपलब्ध, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रही है हमारे वनों में। कस्बे से करीब 7 किलोमीटर बाद वन चालू होता है, वहां हमने बीट गार्ड के लिए मकान बना दिया और बीट गार्ड बोला नहीं साहब मैं तो वहीं रहूंगा अपने प्राइवेट मकान में किराए पे लेके कस्बे में। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको भी रहना है, बाजार जाना है, कई सुविधाएं उसको लेना है। तो वो 10 किलोमीटर दूर उसको सरकारी मकान फ्री में मिल भी रहा है तो उसको महंगा पड़ता है। इसलिए जब भी आप निर्माण कार्य करें इस चीज की भी आपको बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि यह भी अच्छा नहीं है। मैं इस पॉइंट में हो सकता बाद में पुनः आऊं, यह भी सही है नहीं कि बीच शहर में आप अपना सरकारी मकान बना दें, लेकिन पुनः ये बात है कि हमको 10 किलोमीटर दूर भी नहीं बनाना है। दोनों के बीच में बैलेंसिंग करनी है। और फिर यह भी देखना है कि जहां हम निर्माण कार्य कर रहे हैं वहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं, क्योंकि आपको पत्थर, गिट्टी, रेत, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सीमेंट तो हो सकता है आप बाहर से बुलवाएं, लेकिन रेत, गिट्टी पर्याप्त मात्रा में यदि आसपास उपलब्ध हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाने से आपके लिए ये संभव हो जाता है कि 5 लाख रुपए के अंतर्गत या जो भी स्वीकृत राशि है उसके अंतर्गत आप अपना निर्माण कार्य पूरा कर सकें। अब आपकी फॉरेस्ट गार्ड की सीधी रूप से जिम्मेदारी वही है जो मैंने आपको पुरानी साइट पे बताई, लेकिन पुनः उसको रिपीट कर रहा हूं कि सूटेबिलिटी ऑफ द साइट ये आपकी जिम्मेदारी है। ये इसके लिए आप रेंजर साहब आप पे डिपेंड करेंगे और आप और ज्यादा इसलिए डिपेंड करेंगे कि आप लोगों का जो कैडर आ रहा है बहुत पढ़ा लिखा कैडर है, तो रेंजर साहब आप लोग पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे।
तो इस प्रकार के कार्य आप पे छोड़ देना आसान भी रहेगा और आपका कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि रेंजर साहब के पास 1000 काम है। तो इस प्रकार के कार्य आप अपने स्तर पर करें कि पुरानी स्लाइड में जो पॉइंट्स देखे हैं उसके आधार पर आप साइट सेलेक्ट करें, वाटर अवेलेबिलिटी देखें, फिर मटेरियल देखें। फिर एक महत्वपूर्ण बात है स्किल्ड लेबर। कई जगह भवन निर्माण कार्य किसी हालत में नहीं हो पाते, क्योंकि अभी आप लोग हो सकता संभवतः है वनों की इंटीरियर आंतरिक स्थिति से आप परिचित ना हो। कई जगह ऐसा हो जाता है कि निर्माण कार्य के लिए आपको मजदूर ही नहीं मिलते हैं, और ये कभी कोई मानने को तेज नहीं होता कि मजदूर नहीं मिलते हैं। निर्माण कार्य के लिए आपको एक डेफिनेट स्तर के तकनीकी आपको अधिकारी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, वो हर जगह नहीं मिलते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि स्किल्ड लेबर पर्याप्त मात्रा में आसपास उपलब्ध हो, नहीं उपलब्ध है और निर्माण कार्य हर हालत में उसी जगह करना है। कहाँ स्किल्ड लेबर उपलब्ध हो सकते हैं यह पता लगाना भी आपका काम है। किस दर पे उपलब्ध होंगे, और वो हो सकता है वहां पर रुक के काम करें तो उनके रुकने की व्यवस्था इत्यादि, यह सब ग्राउंड वर्क आपको स्वयं करना है। तो यह यदि आप काम करेंगे तो आपके